बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की संसद के गठन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है कि स्विट्जरलैंड की संसद के गठन की व्याख्या कीजिए भैया। तो स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो इसकी संसद को हम संघीय संसद के नाम से जानते हैं। संघीय संसद के जो है दो सदन होते हैं स्विट्जरलैंड में। संसद के दो सदन होते हैं स्विट्जरलैंड में, एक तो होती है प्रतिनिधि सभा और दूसरा होता है सीनेट। ओके, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। अच्छा, इसमें क्या बताया था मैंने, फ्रांस में क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रीय सभा और सीनेट होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। ओके, और अपने यहाँ पर भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर हम बात करेंगे प्रतिनिधि सभा की, किसकी, प्रतिनिधि सभा की बात करते हैं अगर पहले हम, तो चलिए पहले हम प्रतिनिधि सभा के बारे में आपको बता दें। प्रतिनिधि सभा जो होती है, जो स्विट्जरलैंड की प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि, ओके यहाँ पर नी लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा जो है ये संघीय संसद का प्रथम सदन है, और चूंकि ये प्रथम सदन है इसीलिए कैसा है, निम्न सदन है। निम्न सदन इसलिए है चूंकि ये भंग हो जाती है, जिस प्रकार से लोकसभा प्रथम सदन है और निम्न सदन है अपने यहाँ का, क्यों, चूंकि वो भंग हो जाता है हर 5वें साल। इसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यवस्था है। इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए होता है जो आपका प्रतिनिधि सभा होती है, क्योंकि जनता के द्वारा स्वयं जो है एक प्रकार से वोट दे करके यहाँ पर जो है लोग आते हैं। तो संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 200 ही है। 24,000 जनसंख्या पर प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य चुना जाता है यहाँ पर, परंतु प्रत्येक पूर्ण एवं अर्ध कैप्टन में एक सदस्य प्रतिनिधि सभा के लिए अवश्य चुना जाता है, ये भी बात है। और इसके अलावा इसका निर्वाचन जो होता है प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो भी नारी होते हैं वो सब वोट देने के अधिकारी होते हैं इसको। इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की, तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु समय से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। अपने यहाँ पर कितना है, 5 साल है, कहीं कहीं पर 6 साल है। तो इस प्रकार से चीजें ध्यान रखिएगा। तो स्विट्जरलैंड में 4 साल है, लेकिन 4 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। अधिवेशन की बात की जाए प्रतिनिधि सभा की, तो अधिवेशन जो है वर्ष में लगभग 4 बार होता है। एक तो मार्च में, एक जून में, एक सितंबर में और एक दिसंबर में स्विट्जरलैंड की जो प्रतिनिधि सभा होती है यहाँ पर अधिवेशन होता है। ठीक है, और प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई के लिए लगभग यहाँ पर बहुमत का होना, लगभग 101 सदस्य अगर नहीं है तो जो है ये मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, 101 सदस्य का होना आवश्यक होता है। ठीक है, संसद का सदस्य चलने के लिए, यानी प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए लगभग 200 में से 101 लोग तो होने जरूरी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से बात की है। अच्छा, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की बात की है तो ये अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ओके, जिनका कार्यकाल क्या होता है, 1 साल का ही होता है, और अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। तो ये चीज है। इसके अलावा बात करी जाए अगर सीनेट की, दूसरे सदन की, स्विट्जरलैंड की, यानी कि जिसकी बात करें हम सीनेट की, सीनेट जो होता है, सीनेट राज्यसभा की भांति होता है। तो सीनेट की बात की है तो संघीय संसद यानी कि स्विट्जरलैंड की संसद का द्वितीय सदन होता है, और इसीलिए द्वितीय सदन होता है। और चूंकि इसका सदस्यों का जो है वो होता है, चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, ये द्वितीय सदन कहा जाता है। अच्छा, उच्च सदन इसलिए कहा था क्योंकि ये भंग नहीं होता जल्दी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये भंग ही नहीं होता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें प्रत्येक पूर्ण कैप्टन से 2 अर्ध कैप्टन से 1 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और इस प्रकार 20 पूर्ण कैप्टन से, मतलब कि कैप्टन से 40, 20 पूर्ण कैप्टन से 40 और 6 अर्ध कैप्टन से 6 सदस्य जो है सीनेट में आते हैं। इसी के अपने यहाँ पर राज्य वगैरह होता है, वैसे वहां पर कैनेट और जो है कैप्टन और अर्ध कैप्टन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उच्च सदन की सदस्य संख्या 46 होती है यहाँ पर। ओके, निर्वाचन की बात किया है तो 46 सदस्य संख्या होती है। कहा कि भाई, तो उच्च सदन की सदस्य संख्या। ओके, निर्वाचन की बात किया सीनेट के सदस्यों की, तो सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन सभी कैप्टनों में सभी जो है कैंटनों में अलग अलग होता है। कुछ कैंटनों में जनता के द्वारा होता है, कुछ में विधानमंडल के द्वारा के सदस्यों के द्वारा होता है, और कुछ में प्रतिनिधि सभा के द्वारा भी कर लिया जाता है। इसके कार्यकाल की बात की है, सीनेट सदस्य मतलब कि सीनेट के सदस्यों के कार्यकाल की बात की है तो इसका कार्यकाल 4 साल का निर्धारित किया गया है, लेकिन कार्यकाल के संबंध में इसे कैंटनों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि कैंटन जैसे चाहेंगे उसी हिसाब चलाएंगे। इसके अलावा पदाधिकारी की बात किया है,
पदाधिकारी की बात किए तो सीनेट के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है और इन पदाधिकारियों की कार्य जो काल होता है मात्र 1 वर्ष का होता है। जो सदस्य होते हैं मतलब कि अध्यक्ष होते हैं और जो है ये होते हैं। सीनेट की कार्रवाई के लिए लगभग 24 सदस्य अगर हो जाते हैं तो सीनेट का कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि 46 होते हैं, कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो अगर 23 दूना 23 होंगे तो आधा होंगे, अगर एक उससे बढ़े अगर 24 तो वो चल जाएगा। इसी प्रकार से 200 होते हैं जो है प्रतिनिधि सभा में, अगर 101 है तो चल जाएगा काल, मतलब कि कार्यकाल चलेगा। ठीक है, ये चीजें है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने बता दिया, इसके गठन के बारे में। और करके प्रश्न दिया गया कि स्विट्जरलैंड में न्यायिक व्यवस्था की संरचना तथा उसके अधिकारों की व्यवस्था कीजिए। बताएं, स्विट्जरलैंड में न्यायिक व्यवस्था की संरचना और उनके अधिकारों की व्याख्या कीजिए। वैसे बात की जाए भैया स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में 1998 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया और 1999 में इस संविधान को लागू कर दिया गया। और इस नए संविधान में संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की भी बात कही गई है। और संविधान के अनुच्छेद 188 से लेकर के 191 तक इन न्यायिक सत्ताओं की रचना और क्षेत्राधिकार का उल्लेख भी किया गया है। और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद जो 188 है स्विट्जरलैंड के संविधान का, उसमें कुछ बातें कही गई हैं। मैं आपको बता दूं, पहली बात है कि जो है जो सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था होती है स्विट्जरलैंड की, ये संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होगी। पहली बात बताई गई। दूसरी बात ये कही गई कि इसके गठन की प्रक्रिया कानून से निर्धारित होगी। इसके अलावा तीसरी बात ये बताई गई कि ये अपने प्रशासन की व्यवस्था स्वयं करेगा, ये बात इसमें बताई गई है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी बात करें अगर हम संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की, तो अनुच्छेद 189 में स्विट्जरलैंड के संविधान अनुच्छेद मतलब कि 189 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ क्षेत्राधिकार बताए गए हैं। पहली बात ये बताई गई कि संघीय कानून के उल्लंघन होने पर जो है संघीय कानून होने के मतलब कि कानून के उल्लंघन होने पर ये अपनी पूर्ण भूमिका में आ सकता है। दूसरी बात जो इसका क्षेत्राधिकार क्या है कि सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून पर अगर कोई चीज हस्तक्षेप होता तो। तीसरी बात यह है कि इसका क्षेत्राधिकार कैंटनों के आपसी संबंधों से मतलब कि संबंधों में से संबंधित कानून बनाना हुआ तो भी ये बनाएगा। चौथी बात यह है कि कैंटनों के संवैधानिक अधिकार तो इसको प्राप्त है। पांचवा इसका क्षेत्राधिकार ये कि संघ और कैंटनों के राजनीतिक अधिकार भी कहीं ना कहीं पे इसके पास ही निहित है। इसके अलावा जो है नगर निगम यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनकी स्वतंत्रता भी इन्हीं के पास ही है, यानी कि इनके क्षेत्राधिकार में आता है। तो संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में भी मतलब कि कोई चुनौती नहीं दी जाएगी और इस प्रकार इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बात है, सर्वोच्च न्यायालय जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है स्विट्जरलैंड का, उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं प्राप्त है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, स्विट्जरलैंड की 3 प्रमुख भाषाएं, एक तो फ्रेंच और एक जर्मन और एक इटालियन। तो क्या होता है कि रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं और 2 व्यक्ति एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। यहाँ पर एक बार न्यायाधीश होने के बाद में आजीवन इस पद पर रह सकते हैं, लेकिन 70 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वे अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें जीवन प्रति वेतन भी मिलता रहेगा। ये स्विट्जरलैंड की बड़ी अच्छी बात है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व जो है कर रहे लोग जो है चयन होते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे फ्रेंच के हों, चाहे जर्मन के हों, चाहे इटालियन के हों, हर भाषा के लोग बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अमेरिका के संविधान की प्रमुख मुख्य विशेषताएं बताइए। अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए भाई। अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है। अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। बात की है अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की, तो भाई पहली विशेषता, पहले आप जान लो अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा फिलाडेल्फिया में किया गया था और सन 1787 ईस्वी में इस संविधान का निर्माण किया गया अमेरिका के संविधान का, और 2 वर्ष के बाद यानी कि 1789 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था। तो 1787 में बना और 1789 में लागू कर दिया गया था अमेरिका के संविधान को। और अन्य देशों के संविधानों की भांति अमेरिकी संविधान भी कैसा है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं और लिखित संविधान है। सबसे छोटा दुनिया का संविधान अमेरिका का संविधान ही कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहली बात यह कि अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित है और निर्मित संविधान है। पहली विशेषता, अमेरिका का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि
जो है संक्षिप्त संविधान, छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें कुल मिलाकर के 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत के अनुच्छेद में आप देखेंगे 395 अनुच्छेद हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के संविधान में देखेंगे 195 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में आप देखेंगे 147 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें 153 अनुच्छेद हैं। 153। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? तो भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान तो कौन सा? वैसे छोटा संविधान यही है आपका, कौन? अमेरिका। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला विशेषता इसकी है, तीसरी विशेषता, संघात्मक शासन अमेरिका में है। ओके, अमेरिका में संघात्मक शासन को अपनाया गया है और वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है। चौथी विशेषता यह है कि इसके संविधान की कठोर संविधान है। यहाँ का कैसा संविधान है भैया? कठोर संविधान है। अगर संविधान में एक प्रकार से संशोधन करना तो 2 प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। यहाँ पर कठोर संविधान में क्या होता है कि आपको जो है चीजों को जल्दी बदल नहीं सकते। लचीले संविधान का मतलब ये है कि आप जो है उसमें संशोधन बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस प्रकार चीजें। वही 5वीं बात यह है कि तो कठोर संविधान है अमेरिका का, ठीक है। भारत का कैसा? कठोर और लचीला दोनों है। अब 5वीं विशेषता इसकी यह है कि अध्यक्षात्मक संविधान। अध्यक्षात्मक संविधान यहाँ का है, यानी कि अमेरिका में कार्यपालिका विभक्त नहीं है। राज्य का अध्यक्ष ही सरकार का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर राज्य का जो अध्यक्ष होगा, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का अध्यक्ष है, वही सरकार का अध्यक्ष होगा। जबकि भारत में क्या है? राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में राज्य का अधिकारी राष्ट्रपति होता है और अमेरिका में बात की जाए राज्य और सरकार का अधिकारी केवल राष्ट्रपति होता है। और भारत में राज्य का अधिकारी राष्ट्रपति और जो है सरकार का अधिकारी प्रधानमंत्री होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। 6वीं विशेषता अमेरिका के संविधान की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, सॉरी ये तो 5वीं हो गई, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और 6वीं विशेषता इसकी हो गई कि शक्ति विभाजन एवं अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत जो है अमेरिका में है, ये विशेषता। 7वीं विशेषता ये है कि गणतंत्रात्मक संविधान है यहाँ पर, यानी कि अमेरिका एक गणतंत्र राज्य है। और यहाँ पर आप देखेंगे राज्य का अध्यक्ष एक राष्ट्रपति होता है, जो कि एक निश्चित समय पर और निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वही गणतंत्र होता है। 8वीं विशेषता ये है कि संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में है। अनुच्छेद 6 में, संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि जो संधियां और कानून अमेरिका के हित में नहीं होंगी उसे संविधान के प्रतिकूल माना जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा 9वीं बात यह है, 9वीं विशेषता कि न्यायपालिका की निष्पक्षता, यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसके अलावा 10वीं विशेषता है कि दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता और एक जो है अमेरिका की नागरिकता। 11वीं बात है कि बहुभाषी राज्य, यहाँ पर तमाम सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, लगभग 147 राज्यों की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी विभिन्न देशों से गए हुए नागरिक जो है सबसे पहले अपने को अमेरिकन मानते हैं। ओके, इसके अलावा 12वीं विशेषता यहाँ के संविधान की है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य अमेरिका। अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है या किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है, ये छूट है पूर्ण रूप से अमेरिका में। 13वीं बात यह है कि उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो अमेरिका कांग्रेस के उच्च सदन अर्थात सीनेट जो होता है उसमें छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य जो होते हैं सीनेट में भेजे जाते हैं, हर राज्य की, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। अमेरिका की संविधान का ही नियम है। इसके अलावा जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई इसमें, ठीक है। इसके अलावा लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित अमेरिका का संविधान और प्रतिनिधित्व एक प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर की गई। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं अमेरिका के संविधान की, जो कि मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अमेरिकी कांग्रेस का गठन तथा उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस का गठन तथा उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो अमेरिकी जो है, अगर मैं इसकी बात करूं अमेरिकी कांग्रेस का गठन और उसकी शक्तियों की बारे में, तो अमेरिका की जो एक प्रकार से संसद है यानी कि कांग्रेस है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो जो अमेरिका का जो संसद है यानी कांग्रेस जो है उसके 2 सदन है, एक तो प्रतिनिधि सभा है और एक सीनेट है। जैसे कि आपने स्विट्जरलैंड के बारे में देखा था, तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो है। और प्रतिनिधि सभा की बात की है तो ये प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है और इसमें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करता है ये। तो इस प्रकार से इसकी अच्छा जो एक प्रकार से इसका जो प्रतिनिधि सभा जो है अमेरिका की, इसमें 435 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं? 435 सदस्य होते हैं। सीनेट की अगर हम बात करें सीनेट की,
तो सीनेट जो होता है कांग्रेस का द्वितीय सदन होता है और उच्च सदन होता है। इसमें राज्यों को समानता के अधिकार पर प्रतिनिधि दिया गया है। प्रत्येक सीनेट से मतलब प्रत्येक राज्य से दो दो प्रतिनिधि जो होते हैं सीनेट में आते हैं। तो ये सीनेट की बात जो बड़ी फेमस है और बड़ी अच्छी चीज है अमेरिका में कि प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति आएंगे, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। और इसके अलावा सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है, तो 100 लोग जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 100 लोग जो है सदस्य संख्या है। कहाँ की, अमेरिका के सीनेट में 100 लोगों की सदस्य संख्या। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इसके बारे में मैंने बता दी। उसे कांग्रेस की शक्तियों के बारे में पूछा गया है, तो गठन तो मैंने बता दिया। शक्तियों की बात की है, शक्तियां क्या क्या है, तो कांग्रेस की शक्तियां कई प्रकार की हैं। ठीक है, देखेंगे। पहली शक्ति क्या है कि प्रशासन का निर्देश व नियंत्रण इसी के हाथ में होता है। दूसरी बात यह है कि जांच पड़ताल करना हुआ, इसका निर्देश देना हुआ, नियंत्रण करना हुआ, तो यही करेगा कांग्रेस ही। तीसरी बात है कि नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना हुआ तो जो है कांग्रेस में ही एक प्रकार से कानून वगैरह पारित करवाया जाएगा। चौथी बात यह है कि दोनों सदनों के अनुशासन और कार्य विधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी कांग्रेस के पास है। फिर पांचवी बात यह है कि वित्तीय कार्य भी कहीं ना कहीं पे कांग्रेस के पास ही है। इसके अलावा छठवां कार्य इसका ये है कि न्यायिक कार्य भी जो है इसी के हाथ में आप देखेंगे। यानी कि संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध के आधार पर वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारी को महाभियोग के द्वारा पदच्युत यानी हटा सकता है। ओके, ये न्यायिक कार्य भी कहीं ना कहीं पे इसी के पास है। किसके पास, तो इसके पास। किसके पास भैया, यानी कि कांग्रेस के पास। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ब्रिटिश लोक सदन में के स्पीकर की तुलना अमेरिकी सभा के स्पीकर से करिए। प्रश्न आपसे बड़ा अच्छा पूछा गया कि ब्रिटिश का जो लोक सदन का स्पीकर होता है, ब्रिटिश का जो लोक सदन है उसका जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी तुलना अमेरिकी की जो प्रतिनिधि सभा होती है उसका जो स्पीकर होता है। यानी कि जो भारत का जो लोकसभा है, तो लोकसभा यानी कि जो ब्रिटिश की लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष होता है वो, यानी लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, और जो अमेरिका का लोकसभा अध्यक्ष होता है वो, उन दोनों की तुलना करने को लेकर प्रश्न पूछा गया है। वैसे बात की जाए अगर हम इसकी, तो जो है लोक सदन के अध्यक्ष को एक प्रकार तमाम प्रकार की चीजें बताई गई। वैसे मैं इसके थोड़ा सा दोनों की तुलना कर देता हूं, लोक सदन के अध्यक्षों की तुलना, ठीक है, और प्रतिनिधि सभा के। पहला इन दोनों में जो है अंतर ये है, पहला अंतर क्या है कि अध्यक्ष का निर्वाचन जो है ब्रिटिश लोक सदन की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन निर्विरोध होता है। सत्ताधारी दल क्या करता है और विपक्ष की सहमति से अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर ब्रिटेन में। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो चुनाव प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा सदस्यों में से किसी का किया जाता है। तो दूसरी विशेषता मतलब कि दूसरी तुलना ये कर सकते हो आप कि अध्यक्ष जो होता है ब्रिटिश लोक सदन का, तो ब्रिटिश लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसकी बात की जाए तो किसी दल का सदस्य नहीं होता है। ब्रिटेन का जो लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किसी दल का सदस्य नहीं होता है। जबकि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य होता है उस मतलब कि वो दल का सदस्य होता है जिसका प्रतिनिधि सभा में बहुमत होता है, उसी का वो नेता बनाया जाता है। ओके, और भारत में आप खास करके यही देखेंगे। अगला तीसरा क्या कि एक बार मतलब ब्रिटिश लोक सदन की बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो एक बार अध्यक्ष अगर बन गए ये होने के बाद में जब तक वो चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये ब्रिटिश लोक सदन का अध्यक्ष मतलब कि क्या एक प्रकार से क्या होता है, ये क्राइटेरिया होती है, विशेषता होती है। जबकि जो अमेरिका का प्रतिनिधि सभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 2 साल का होता है, क्योंकि प्रतिनिधि का कार्यकाल जो है मात्र 2 वर्ष का ही होता है। ओके, ये बात। चौथी इसका अंतर ये देख सकते हो या फिर तुलना कर सकते हो कि लोक सदन जो होता है यानी कि जो ब्रिटिश का लोक सदन है, ब्रिटेन का लोक सदन है, उसका अध्यक्ष अपनी निर्दलीयता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की बात किया है तो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष जो है दलगत राजनीति से प्रेरित है। पांचवी इसके दोनों में तुलना क्या कर सकते हो आप कि लोक सदन यानी कि जो ब्रिटेन का लोक सदन का अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, और जिस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सदन का अध्यक्ष चुनाव लड़ता है वहां से कोई दूसरा उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल नहीं करता है, यानी कि वो वही लड़ेगा, और इस प्रकार उसका निर्वाचन निर्विरोध होता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं पे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है अमेरिका में, और इसलिए वह निर्विरोध निर्वाचित ना होकर के चुनावी दल में अपना भाग्य आजमाता है। तो ये चीज है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा छठवा जो इन दोनों में जो है एक प्रकार से समानता मिलेगी वो क्या मिलेगी,
लोक सदन का अध्यक्ष इस दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है कि वह राज्य का अध्यक्ष कभी नहीं हो सकता है। ब्रिटिश लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वो इस दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होता है कि वह राज्य का अध्यक्ष कभी नहीं हो सकता है, जबकि जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो उसमें जब वो खाली हो जाता है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद, तो प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है अमेरिका का, वो क्या हो जाता है, वो उसी मतलब जितने समय में चुनाव होना होता है राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, उतने समय के लिए वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य भी कर सकता है। तो इस प्रकार से चीजें हुई जो कि मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि ब्रिटेन में दल प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ब्रिटेन में दल प्रणाली, आपसे प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा गया कि ब्रिटेन में दल प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है भाई। तो क्या लिखेंगे आप? वैसे बात के एक व्यक्ति है मुंदरो ने लिखा है कि जनतांत्रिक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। दुनिया में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकारें नहीं होती, मतलब कि नहीं रही हैं जिनमें राजनीतिक दलों का अस्तित्व ना रहा हो। ब्रिटेन के लिए राजनीतिक दल अति आवश्यक है क्योंकि उसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को, और दुनिया के अधिकांश राज्यों ने ब्रिटेन से ही लोकतंत्र को ग्रहण किया है। और ब्रिटेन में आप देखेंगे दल प्रणाली की कई सारी विशेषताएं, जैसे कि पहली विशेषता ये है कि यहाँ द्विदलीय से बहुदलीय व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। आप देखेंगे लगातार ब्रिटेन में कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो वह द्विदलीय व्यवस्था ही कायम है, लेकिन मई 2010 के आम निर्वाचन में तीसरा दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी उभर करके सामने आती है। इसमें 57 सदस्यों पर स्थानों पर सफलता भी प्राप्त करके किसी भी दल को एक प्रकार से सत्ता में आने से रोक दिया, और उसने क्या कर दिया, अनुदारवादी दल के साथ मिलकर के सरकार का गठन भी कर दिया। परंतु क्या हुआ, मई 2015 के आम निर्वाचन में अनुदारवादी दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया, और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था के कई कारण है, जैसे कि अंग्रेजों की व्यवहारवादी प्रकृति हो गई, धर्म और राष्ट्रीयता हो गई, निर्वाचन प्रणाली हो गई, अंग्रेजों की रूढ़वादिता हो गई, इसी कारण से वहां पर द्विदलीय व्यवस्था ही है। ओके, दूसरी बात यहाँ की दल प्रणाली की जो अगली विशेषता, दूसरी विशेषता सुदृढ़ संगठन है। यहाँ पर कैसा है, सुदृढ़ संगठन है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 100 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भी संगठित बनी रही। ये एक प्रकार से सुदृढ़, यानी कि वो बहुत एक प्रकार जटिल है। आप देखें तीसरी बात ये है यहाँ की कि कठोर दलीय अनुशासन है यहाँ का। कैसा है, कठोर दलीय अनुशासन, यानी कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के अंदर कठोर दलीय अनुशासन है। सदस्य अपने दल के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकते, ये बात उसमें तय है। चौथी विशेषता यह है कि शक्तिशाली नेतृत्व है यहाँ पर। ओके, पांचवी बात यह है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता यहाँ पर रहती है, यानी कि भारत और अमेरिका में आम चुनाव यानी आम निर्वाचन के समय ही राजनीतिक दल केवल सक्रिय होते हैं, जबकि ब्रिटेन में राजनीतिक दल सभी समयों पर सक्रिय रहते हैं। ये इसकी विशेषता है। छठी विशेषता यह है कि वर्गीय भावना यहाँ पर होती है, यानी कि ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था वर्गीय भावना पर आधारित है। दोनों दलों को राज्य में एक बड़े वर्ग के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। उदारवादी दल को श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन प्राप्त है, जबकि जो अनुदारवादी लोग हैं उनको जो पूंजीपति होते हैं उनका साथ मिलता है। तो वर्गीय राजनीति यहाँ पर। सातवीं बात है कि जैसे अपने यहाँ पर जातिगत राजनीति होती है वहां पर वर्ग चलता है। सत्ताधारी दल का मंत्रिमंडल है, ये भी एक प्रकार से विशेषता ब्रिटेन की मतलब की जो दल प्रणाली है उसकी। क्या सत्ताधारी दल का मंत्रिमंडल होता है। ब्रिटेन में जो दल सत्ता में होता है उसी का मंत्रिमंडल होता है, और यदि संविध सरकार है तो दलों का मिलाजुला मंत्रिमंडल होता है। यानी संविध माने कॉन्ट्रैक्ट वाली, यानी कि संविधान मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकार है कि हाँ तू 4 विधायक 4 सांसद तार 4 सांसद दूसरे, तो इस प्रकार से होता है। ओके, तो जब अलग अलग पार्टी के सांसद आएंगे तो इसी प्रकार से वही दलगत राजनीति होती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा तो एक प्रकार से ये हो गया आपका। छठवां प्रश्न देखिएगा। छठवां प्रश्न आपके समझिए कि ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए, यानी कि ब्रिटिश संविधान में कहां कहां से चीजें ग्रहण करी गई हैं। तो पहली बात है कि ब्रिटेन संविधान में आप देखेंगे प्रथाएं और परंपराएं बहुत ज्यादा हैं। प्रत्येक संविधान का एक स्रोत प्रथा और परंपरा अवश्य होती है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है और प्रथाएं और परंपराएं यहाँ के संविधान की मुख्य रूपरेखा है, मुख्य रूप से स्रोत भी रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो मतलब की जो प्रथाएं चलती हैं उसको संबंध में लेकर के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा भी क्या कहा, यहाँ पर कहा गया कि सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, अतः वे मंत्रिमंडलीय बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते थे। और अब आधुनिक समय में यह प्रथा ही हो गई है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। ये आप सोचिए, मंत्रिमंडल की जब अध्यक्षता होती है तो सम्राट वहां पर जो होते हैं वो नहीं बैठते हैं।
तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में जो एक प्रकार से सम्राट होता है वो क्या नहीं बैठता है, वो वहां पर नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे पहले जो जॉर्ज प्रथम थे, बाद में लोग जानने लगे। लेकिन क्या हुआ, तो एक प्रकार से जब वहां पर जो है वो नहीं बैठे तो एक प्रकार से वो रूढ़वादिता जो है चलती आई कि हाँ ये प्रथा चल गई और प्रथा से वहां पर कानून बन गया, यही कि ऐसे ही होता है। तो ये चीज है। दूसरी बात ये कि ऐतिहासिक प्रलेख, ऐतिहासिक प्रलेख यानी कि आप देखेंगे ऐसे कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे जो है ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास होता जा रहा है और संविधान के विकास का यह लंबा इतिहास है और विकास के इस कार्यक्रम में अनेक घटनाएं घटित होती हैं और इन घटनाओं के कारण से अनेक ऐतिहासिक प्रलेख प्रकाशन में आते हैं। और कहीं न कहीं पे सम्राट जॉन के ने एक अधिकार पत्र जारी किया था और उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1628 और 1689 ईस्वी में इसी प्रकार के अधिकार पत्र जारी किए गए थे, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 में जारी किया गया था। तो ये सभी ऐतिहासिक प्रलेख है, उनको जो है संविधान में जो है शामिल कर लिया था उनकी बातों को। तो ये होता है आपका क्या, ऐतिहासिक प्रलेख के माध्यम से संविधान बना। तीसरी बात यह है कि सामान्य विधियां कुछ होती हैं, तो सामान्य विधियां जो परंपराएं वगैरह होती हैं, प्रथाएं होती हैं, उनके जो नियम वगैरह चलते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। चौथी बात यह है कि संसदीय अधिनियम, यानी संसदीय अधिनियम भी कहीं ना कहीं पे ये जो है ब्रिटेन संविधान में इसके स्रोत होते हैं, ब्रिटिश संविधान के। पांचवी चीज है कि न्यायिक निर्णय, यानी कि जो वहां पर निर्णय होता है ब्रिटिश संविधान विधि का परिणाम नहीं होता है, या तो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने अधिकारियों मतलब अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत किए गए अभियोगों का परिणाम है। ये बात कही थी प्रोफेसर डायसी महोदय ने। तो एक प्रकार से क्या होता है कि न्यायिक निर्णय, जो कोई न्याय का मामला होता है उसमें जो निर्णय निकलता है वो कानून बन जाता है। तो ये एक प्रकार से न्यायिक निर्णय है। ये भी कहीं ना कहीं पे क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान में एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा आप देखेंगे छठवां स्रोत है संविधान पर टीका, यानी कि समय समय पर ब्रिटिश संविधान पर टीकाएं लिखी गई और इनको भी ब्रिटिश संविधान का मूल स्रोत माना जाता है। यदि कोई संवैधानिक समस्या उपस्थित होती है तो न्यायालय, संसद या अन्य पक्ष संविधान की इन टीकाओं का ही सहारा लेते हैं और इस प्रकार संविधान की ये टीकाएं संविधान का स्रोत बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा एक निर्बल सदन है, स्पष्ट कीजिए। अमेरिकी की जो मतलब अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा होती है, प्रतिनिधि सभा समझते हैं, प्रतिनिधि सभा जो है अमेरिका की वो जो है एक प्रकार से क्या है, वो कहीं ना कहीं पे एक निर्बल सदन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है वो एक निर्बल सदन है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई कैसे स्पष्ट होगा, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन और उच्च सदन यानी कि सीनेट की तुलना में काफी निर्बल है जो प्रतिनिधि सभा है, जबकि संसार के अन्य देशों में सरकार आप देखेंगे शक्तियां जो होती हैं सारी के सारी निम्न सदनों में समाहित होती हैं, यानी कि लोकसभा में होती हैं, यानी प्रतिनिधि सभा में ज्यादा होनी चाहिए। जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के पास कम जो है पावर है, जबकि सीनेट के पास ज्यादा पावर है। क्योंकि क्या पहली चीज इसकी पहला कारण क्या है, स्पष्ट पहला कारण कैसे होता है, क्योंकि इसका कार्यकाल क्या है, बहुत छोटा अल्प कार्यकाल है। यानी कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है भाई, केवल और केवल 2 वर्ष का ही होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके सदस्य आगामी चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं और इन 2 वर्षों में मात्र 2 ही अधिवेशन होता है। और इसके कारण से क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं और इन्हीं कारणों से वे शक्तिहीन साबित हो जाते हैं। जबकि दुनिया के किसी भी देश में निम्न सदन का कार्यकाल इतना जो है कम नहीं, 4 साल या 5 साल के आसपास होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्यकाल बड़ा कम है। ओके, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि कार्यविधि के कठिन नियम है यहाँ पर, यानी प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई के नियम काफी कठिन आपको दिखाई पड़ेंगे और जो कि उसे दुर्बल बना देते हैं। और तमाम सारी जो समितियां हैं उनके नियम काफी कठिन होते हैं और उन्हीं समितियों के माध्यम से अधिकांश कार्य जो होते हैं संपादित किए जाते हैं। क्योंकि जब वो कठिन होता है तो उसको लोग एक प्रकार से उसको मोहर कहीं ना कहीं पे या फिर प्रतिनिधि सभा समितियों के निर्णय पर केवल मोहर लगाती है, बाकी उसको पढ़ती बढ़ती है नहीं, चूंकि कठिन चीजें होती हैं। तो वहीं अगली चीज है, तीसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण एवं ख्याति प्राप्त सदस्यों का अभाव है यहाँ पर रवि इसमें, यानी कि अमेरिकी उच्च सदन सीनेट में जहां अनुभवी योग्य वरिष्ठ राजनीतिक और विधि विशेषज्ञ सदस्य आते हैं, वहीं पर प्रतिनिधि सभा जो होती है वहां पर जो है सामान्य सदस्य आ जाते हैं जिनको क्षेत्रीय एक प्रकार से मतदातागण उन्होंने बनाया वो चले आते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या होता है चीजें, राज्यसभा में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और लोकसभा में कम पढ़े लिखे भी लोग हो जाते हैं जिनको जन्म संग्रह प्राप्त हो जाता है। चौथी बात यह है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण का अभाव भी है अमेरिका में, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का अभाव है प्रतिनिधि सभा की। तो प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का एक अन्य कारण यह है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का उसके पास कोई साधन ही नहीं कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सके। तो अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी निम्न सदन की स्थिति काफी कमजोर है। पांचवी बात यह है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं है यहाँ पर, यह चीज सबसे बड़ी है। ओके, वहीं पर छठवीं बात है कि विधि निर्माण में के क्षेत्र में प्रभावहीन है ये,
इसके अलावा मतलब कि प्रभाव ही नहीं, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं है। दुनिया के अन्य राज्यों में विधि निर्माण के क्षेत्र में निम्न सदन को विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है, यानी कि जब भी कानून बनेगा तो लोकसभा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये बात है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम शक्ति प्रथम सदन को ही दी गई है, लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे मतलब कि हर देशों में अंतिम शक्ति किसको पास होती है, प्रथम सदन के पास होती है, यानी कि लोकसभा के पास। जबकि अमेरिका में उच्च सदन सीनेट की अनुमति के बिना प्रतिनिधि सभा किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती, ये सीनेट का पावर है वहां का, तो प्रतिनिधि सभा वहां पर कमजोर है। और चूंकि प्रतिनिधि सभा का बृहद आकार है, बड़ा आकार है, ओके, इसीलिए चीजें होती है। इसमें 435 सदस्य हैं, जबकि सीनेट में 100 सदस्य हैं, और जो एक प्रकार से समझे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। आठवीं बात है कि सीनेट की स्थिति का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर पड़ता, तो इसीलिए निर्बल हो जाती है, ओके। युद्ध और संधि सीनेट की अनुमति से ही होते हैं, तो इसके कारण से जो ये प्रतिनिधि सभा होती है ये अपने आप को एक प्रकार से मतलब कि लोनली फील करती है, छोटा फील करती है, तो ये चीजें हो गई। तो अमेरिकी संविधान की जो प्रतिनिधि सभा होती है, अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा है, ये एक प्रकार से अपने आप को निर्बल, मतलब कि निर्बल है भी अन्य देशों की तुलना में भी। आप देखेंगे यहाँ पर आगे देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समझ क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं खंडशः से, यानी कि 500 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, ओके। किसी किसी में 600 शब्द, किसी किसी में 1000 शब्द लिखने को बोला जाता है, तो अपने हिसाब से देखिए जैसा लिखेगा वैसा। देखिए इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की रचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको बता दें कि जो भी संविधान आपके पाठ्यक्रम में होंगे आप उनको और इनक्लूड जैसे चाइना और नेपाल के संविधान की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आपको बता दो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है इससे पहले एक वीडियो मैंने और अपलोड की है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। और एक 2021 के मतलब की ही वीडियो है पड़ी हुई है, उसमें ब्रिटेन, चीन, सभी नेपाल, चीन के संविधान के बारे में बताया गया, ऑब्जेक्टिव है प्रश्नों को मैंने उसमें या फिर उसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। या फिर आप 2022 वाला ही मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा, और ये मॉडल पेपर दोनों आपका हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर एक निबंध लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फ्रांसीसी मंत्री परिषद के गठन एवं उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए, यह भी प्रश्न आपका अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश लोक सदन के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे। पेपर 1 का वीडियो जिनको नहीं मिला है, जिन्होंने नहीं देखा है, इस प्रकार से थंबनेल है उसका, बीए सेकंड ईयर पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस साल मॉडल पेपर 2022, ओके। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा, ये आप देख सकते हो, पेपर 1 की वीडियो है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।